चलिए, हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना? जी आचार्य। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभाम अथ पाणिनीय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हमने सवर्ण संज्ञा के विषय में काफी सारी चीजें जानी थी और आज हमने फिर सवर्ण संज्ञा के विषय में तैयार किया, क्योंकि कल थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया था, पर कुछ लोगों को उसमें बाद में समस्या हो रही थी, मेरे पास मैसेज आए जिसके कारण हमने निर्णय लिया कि इसको भी थोड़ा आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से दर्शाएंगे, जिससे कि आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में जो पंक्तियां हैं उनका अवगमन ठीक से हो सके। तो आइए, यहाँ पर ब्लैक अक्षर हैं वो ग्रंथ की मूल पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखना, और जो नीले अक्षरों में दिया हुआ है वह उनका एक अर्थ किया गया है, थोड़ा एक सरल अर्थ आप लोगों के लिए। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं सवर्ण संज्ञा के विषय में एक बार से फिर, और इसके बाद फिर चलेंगे दूसरी चीजों पर। तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से सवर्ण संज्ञा की जाती है, यह है वो सूत्र। तो सवर्ण संज्ञा की क्या कंडीशन है जब सवर्ण संज्ञा होती है? उसके लिए कंडीशन आपको बस यही ध्यान रखनी है, इसमें तालवादी स्थानम जो सबसे पहले दिया है। तालवादी स्थानम का यह मतलब होगा कि तालु आदि जो स्थान कितने हैं? कंठादि अष्टौ स्थानानि। कंठादि जो 8 उच्चारण स्थान हैं वही तालुवादी स्थान कहे जाते हैं। तो कंठादि अष्टौ स्थानानि, तो तालवादी स्थान कौन है? कंठादि 8 स्थान। अच्छा, फिर एक चीज दी हुई है इसमें, आभ्यंतर प्रयत्न। आपके जो मूल लघु सिद्धांत कौमुदी है जो हमने आपको भेजी थी, उनमें इसको ऐसे जोड़ के लिखा हुआ है, तालवादी स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्येतद्वयम्। हमने उनको थोड़ा अलग अलग कर दिया है, आप ध्यान देना। यहाँ पर तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्वयम् है, इनको थोड़ा अलग अलग करके इसलिए कर दिया है कि संधि विच्छेद करके यहाँ पर आए, जिससे आप जो नए अध्येता हैं इस वर्ग में जो जुड़े हुए हैं उनको पढ़ने में तकलीफ ना हो, और जो पुराने अध्येता हैं वो इनका अर्थ अलग अलग जान सके। तो अभ्यंतर प्रयत्न इसकी व्याख्या चल रही थी। तालवादी स्थान तो हो गए 8 उच्चारण स्थान, और आभ्यंतर प्रयत्न मतलब स्पृष्ट इत्यादि 5 प्रयत्न, जो अभी हम आगे बताने वाले हैं। आज के पाठ में हम आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा आपसे करेंगे। तो तालवादी स्थानों की चर्चा तो क्या है, यहाँ पर हम आपसे कल भी किए थे और आज भी कर रहे हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा अगली स्लाइड में करेंगे। तो ये दोनों चीजें, नंबर 1 तालवादी स्थान, नंबर 2 आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों क्या होंगे? आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है, ठीक है ना, और इनकी संख्या है 8। चलिए, तो तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, यस्य ये न तुल्यम एतद्वयम। एतद्वयम का मतलब ये दोनों चीजें, फर्स्ट तालवादी स्थान और सेकंड आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों चीजें यस्य ये न तुल्यम, ध्यान दीजिए, यस्य अर्थात जिस वर्ण के और ये न अर्थात जिस वर्ण से। यस्य अर्थात वर्णस्य, ये न अर्थात वर्णेन, अर्थात जिसके जिस वर्ण से तुल्य होंगे। तुल्यम अर्थात समान होंगे। तो तन मिथः, उनकी मिथः अर्थात परस्परम, तयो अर्थात उन दोनों वर्णों की। कौन से दोनों वर्ण? कि जिन वर्णों का, उन जिन 2 वर्णों का तालवादी स्थान नंबर 1, नंबर 2 आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? समानम। समानम और तुल्यम अर्थात एक जैसा होगा। एक जैसा का मतलब यह है कि जैसे किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है,
एक का तो दूसरे का भी कंठ है, और आभ्यंतर प्रयत्न भी यदि समान है, दोनों चीजों का मैच होना चाहिए। तालवादी स्थान का और आभ्यंतर प्रयत्न यदि एक वर्ण के दूसरे वर्ण के तुल्य हैं तो उनकी परस्पर में क्या हो जाती है, उनकी हो जाती है सवर्ण संज्ञा। तो परस्पर में सवर्ण संज्ञा का मतलब क्या है, यह सवर्ण संज्ञा एक की संज्ञा नहीं है, दो की मिलकर के संज्ञा है, दो वर्णों की मिलकर के ये सवर्ण संज्ञा है, इस बात को आप याद रखें। तो ये तो आपने सूत्र का अर्थ समझा होगा। सूत्र के अर्थ के बाद ये वार्तिक का अर्थ आया है। इस वार्तिक के अर्थ को हम आपसे थोड़ी देर में नीचे वाले को जब इसको पढ़ा लें थोड़ा अथस्थानानी को, इसके बाद में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे पर जो वार्तिक है उसके अर्थ को। चलिए तो हम पहले स्थानों को समझ लेते हैं कि वो अब शंका हुई, अब इसमें प्रश्न हुआ कि आपने जो तालुवादी 8 स्थान ये बताए थे ये कौन कौन से हैं और किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, ऐसा मन में जिज्ञासा हुई। तो अब उनको लघु सिद्धांत कौमुदी में बताना आरंभ किया। यहाँ पर आप सभी अध्येताओं को सूचित किया जाता है कि सूत्र का अर्थ सिर्फ इतना ही है, आप जो देख पा रहे होंगे ये सूत्र का अर्थ इतना मात्र है। बाकी इसमें क्या दिया हुआ है, बाकी तो इसमें पूरा का पूरा उच्चारण स्थानों के बारे में बताया है, आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में बताया है, वो अलग प्रकार की व्याख्या है। सूत्र का अर्थ इतना है, जो नए छात्र होते हैं वो ये समझते हैं अरे इस सूत्र का तो बड़ा भारी अर्थ है, तो वह बड़ा भारी अर्थ नहीं है, अर्थ सिर्फ इतना ही है जो सूत्र के अनुसार अनुवृत्ति वगैरह और विग्रह वाक्य योजना करके जो बनता है वो अर्थ इतना ही है जो आपको ये रेड सर्कल में दिखा रखा है। और बाकी तो बाकी क्या है, बाकी तो जैसे यहाँ पर अब आ गई तालुवादी स्थान, और है तो ये तालुवादी स्थान होते कौन हैं, तो उसके लिए इतनी सारी बातें आपके मूल किताब में लिखी हुई हैं। किताबों में प्रायः यह शब्द नहीं लिखा है अथस्थानानि, ये हमने आपके सुविधा के लिए ये जोड़ दिया है कि ये अथस्थानानि क्या चीज है, अर्थात ये वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से, आपकी सुविधा के लिए हमने इसको जोड़ दिया है। बाकी नीचे की पंक्तियां यथावत लिखी हुई। तो आइए अब नीचे पंक्तियों को देखते हैं, ये अथस्थानानि क्या क्या है ये स्थान। तो आप लोगों के सामने अब ये प्रस्तुत है स्थान। आप मूल पंक्तियों को देखेंगे, जो मूल पंक्तियां हैं आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी की, उनको हमने सबको ब्लैक कलर में कर रखा है, आप ध्यान रखना। और ये येलो कलर में इनकी थोड़ा बहुत व्याख्या है, तो जो नए लोग हैं उनके लिए, वैसे तो इस मूल से ही अर्थ की अवगति हो रही है, अर्थ को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर भी आप लोगों के लिए उच्चारण स्थानों को एक बार बताया जा रहा है। तो क्या है इनका कि अकुह विसर्जनीयानाम, देखो क्या आपके मूल में पंक्ति लिखी है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ये वाली बात। इसका मतलब यह हुआ कि अ का मतलब ये अ नाम का ये वर्ण, और कु का आगे लिखा ही हुआ है, कु माने होता है पूरा कवर्ग, कवर्ग का मतलब हुआ का ख ग घ ङ और ह, ठीक है। और विसर्जनीय का मतलब हो गया ये विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको बोलना है कंठ। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है जी। इनका उच्चारण स्थान कंठ आपको समझना है। तो कवर्ग के पूरे 5 अक्षर अ और ह और विसर्ग, इनको इनका उच्चारण स्थान कंठ। अच्छा, फिर आगे दिया हुआ है ई अर्थात ई वर्ण, चू का मतलब होता है चवर्ग, य और ये वाला स, ध्यान दीजिएगा कौन सा वाला स, ये वाला स, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इनको आप तालु उच्चारण स्थान समझना चाहिए। अच्छा, फिर आगे है री, ये वाला वर्ण, टू का मतलब हो गया टवर्ग, और र का मतलब हो गया ये, और श का मतलब है ये आपका ये वाला मूर्धन्य श। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है,
तो इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और है ली, आगे वाला देखिए ये वाला, और तू का मतलब तवर्ग, और ये ल आप जानते ही हैं, और ये वाला स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंताहा, अर्थात दंत का समीपवर्ती देश इनका उच्चारण स्थान है। आप इनको उच्चारण करके देखिएगा भी, आप जब उच्चारण करोगे तो आपकी जिह्वा उन स्थानों पर टकराएगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो व्याख्यान था, उ मतलब ये वाला उकार, उ का मतलब होता है पवर्ग, और ये उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये उपधमानीय क्या होता है? तो मैंने आपसे कहा था कि हम उपधमानीय के बारे में, ये जो उपधमानीय है इसके बारे में, और ये जिह्वा मूलीय के बारे में, आपको इन दो के बारे में आपको जो जानकारी देंगे वो इस तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के नीचे थोड़े लास्ट में देंगे, क्योंकि वहीं पर ये आया हुआ है। अभी तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और यह जिह्वा मूलीय है कोई, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है। ठीक है ना? इनको हम, ये होते क्या है उपधमानी जिह्वा मूलीय, ये आगे हम इनको समझेंगे, आप चिंता न करें, वहीं पर इन्हें स्पष्ट करेंगे। तो इनका मतलब हो गया उ और पवर्ग, उ का मतलब पवर्ग, और उपधमानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अर्थात ओष्ठों से इनका उच्चारण होता है, ओष्ठों की सहायता ज्यादा है इसमें। फिर आगे लिखा है, ये 5 वर्ण आप देख रहे होंगे, य म न न, यहां तक इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, नंबर 1 इनका उच्चारण स्थान नासिका है। और आपने मित्रों ये देखा होगा, ये क वर्ग में ङ आ जाता है, ये वाला ङ किस में आ जाता है? क वर्ग में। तो च के लिखने से क्या होगा? लास्ट में जो च लिख दिया ना, तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि नासिका तो उच्चारण स्थान है ही, च मतलब और भी है कुछ, क्या कि ये जहां अपने अपने वर्गों में आए हैं वो जैसे य किस में आया है? अपने च वर्ग में आया है, तो इसका उच्चारण स्थान अब 2 हो जाएंगी। एक इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, और दूसरा नासिका हो जाएगा। तो अब यहां से आप दो उच्चारण स्थान समझना इनकी। अब जैसे म आपका आया इधर ये पवर्ग वाले एरिया में, तो अब इसके 2 उच्चारण स्थान होंगे। नासिका तो इनका ऑलरेडी है ही, साथ साथ में इनका अब ओष्ठ भी उच्चारण स्थान होगा म का, और न का नासिका तो है ही, प्लस एक कंठ वाले एरिया में भी पहुंच जाएंगे। और ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, मतलब नासिका तो ये तो है ही सबका, ये तो कॉमन रहेगा, और ण का एक ये मूर्धा भी इधर आप देखिए, यहाँ भी ये पहुंच जाएगा। और न आप ऊपर ही चले जाइए, तवर्ग तो ऊपर ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दंत उच्चारण स्थान हो जाएगा इस ना का, तो नासिका के साथ साथ दंत हो जाएगा। तो इनके क्या होंगे? इन वर्णों के 2 उच्चारण स्थान होंगे। ठीक है ना? तो यह आप ये 2 उच्चारण स्थान इनके समझे। अब यहां से क्या है, 2 उच्चारण स्थान आरंभ हो रहे हैं। अब इधर भी देखिए, ए दयितो कंठ तालु, 2 उच्चारण स्थान का मतलब इनको उच्चारण करने में 2 जगह इनका उच्चारण होता है। पहले तो उन्होंने स्थानों से होता हुआ नासिका बाद में हो जाता है, ये मतलब। और ए दई तो कंठ तालु, ए दईता, ए और आई, ए दई मतलब ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, अर्थात कंठ तालु से एक साथ इनका उच्चारण होता है, ये कहने का मतलब। इसी तरीके से ओदौतो कंठोष्टम, ओदौतो का मतलब है ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। और अब बचा ये व, इसमें व, तो वकार मतलब व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठम, ये 2 से उच्चारण होगा। फिर है आपका जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय नाम की जो चीज है, ये इसका ये क्या होता है आगे आपको हम स्पष्ट करेंगे। इसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है, अर्थात जिह्वा के मूल भाग से इनका उच्चारण, इसका जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान संभव है। मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, जिह्वा मूली की जानकारी आगे दी जाएगी, और ये उपधमानीय क्या होता है इसकी जानकारी आगे आपको दी जाएगी।
अब लास्ट में लिखा है नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य, अनुस्वार का मतलब होता है कि आप देखो यहाँ पर के कुछ बिंदी देखते होगे शब्दों में, ऐसा एक बिंदी लगा रहता है शब्दों के ऊपर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे हर जगह ना नाम ना नाम, ये बिंदी लास्ट वाली। तो इस अनुस्वार, इसको एक बिंदी को कहते हैं अनुस्वार संस्कृत में। तो इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। ध्यान दीजिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका से बोला जाता है इसे। तो हमारा जो उच्चारण स्थानों का जो विवेक है, इतने प्रकार के उच्चारण स्थान है, वो सब आप लोगों को बता दिए गए हैं। और अब इन उच्चारण स्थानों में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो उसे अभी पूछ लेना, पर अभी एक बात आपको बता देते हैं हम पहले, तब वो आप हमसे प्रश्न करना। अब ये बात है कि जो हमने कहा था ये ऊपर वाली वार्तिक को बताएंगे तो मैं, तो अब उसका बताने का समय आ गया है इस वार्तिक के अर्थ। री ली वर्णयो, ये दो वर्ण है मित्रों, री और ली। अब क्या है, री का उच्चारण स्थान क्या है? इनमें से आपको ढूंढना है। तो री का उच्चारण स्थान जब आप देखोगे तो री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, क्योंकि देखो आपने यहाँ री देखा, तो री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा। और ली का उच्चारण स्थान क्या है? तन। तो री का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा और ली का हो गया दन। इन दोनों के उच्चारण स्थान एक हैं या अलग अलग हैं? आप हमें बताएं, इनके उच्चारण स्थान एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। सब लोग समझ गए ना? इनके उच्चारण स्थान बिल्कुल अलग अलग हैं। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, री का दंत है। आपका सूत्र क्या कहता था? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम किस कंडीशन पे सवर्ण संज्ञा करता था? वो ये कहता था जिनके तालुवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न होने चाहिए, तुल्य मतलब समान होने चाहिए, तभी सवर्ण संज्ञा होगी। तो री और ली का उच्चारण स्थान अलग था, री का मूर्धा था, ली का दंत था, जिसके कारण इनका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। उच्चारण स्थान के भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती थी, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती थी सूत्र के अनुसार। लेकिन अब उनकी सवर्ण संज्ञा करना इष्ट है, कुछ जगह के लिए उनकी सवर्ण संज्ञा करना आवश्यक है, व्याकरण की कुछ रीति है उनके लिए। तो इसलिए क्या किया गया मित्रों, यह वार्तिक बनाया गया। ये वार्तिक है ये, ठीक है ना जी? क्या है? वार्तिक। आपको मित्रों जैसे पता हो, ये जैसे सूत्रों का जो रचना है वो तो पाणिनि जी ने किया, और ये जो वार्तिक हैं, वार्तिकों का जो रचना है वो कात्यायन जी ने किया था। हमने सबसे फर्स्ट क्लास में आपको ये बात बताई थी। तो ये वही वार्तिक है जिसका हमने यहाँ अर्थ दिया है। वार्तिक क्या कर रहा है कि जो काम सूत्र से प्राप्त नहीं है, सूत्र जिस काम को नहीं कर पा रहा है, वार्तिक उस कार्य को कर रहा है। वार्तिक ने क्या किया है? री ऋकार और ऋकार इन दोनों की क्या कही? परस्पर सावर्ण्यम, सावर्ण्य मतलब सवर्ण संज्ञा, वाच्यम अर्थात वक्तव्या। री और ली की सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। अब देखो वैसे होती नहीं है सूत्र के अनुसार तो, लेकिन वार्तिक के अनुसार क्या होगा? अब री और ली इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। वार्तिककार ने ऐसा एक आज्ञा दे दिया वार्तिक बना करके। तो अब क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी हमें इनकी सवर्ण संज्ञा कहनी पड़ी। तो ये इस वार्तिक का अर्थ था। अब मुझे लगता है कि यह उच्चारण स्थान आपको शायद क्लियर हो गए होंगे, और यदि इनमें आपको कोई डाउट्स है अभी तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, अन्यथा हम फिर आभ्यंतर प्रयत्नों की तरफ बढ़ जाएंगे। तो बताइए भैया प्रणाम। जी जी महादेव महादेव जी। दिलीप शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर जैसे कि सूत्रकार ने जब सूत्र बनाए तो फिर जो इसमें वार्तिककार ने वार्तिक बनाए, ये बाद में बनाए या फिर साथ में ही मिलकर बनाए थे? बाद में बने हैं, बाद में। तो इसमें त्रुटि रह गई थी उस कारण से बनाए या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ थोड़ा बहुत उसमें वही थी, दिक्कतें थी, तो उसको ठीक करने के लिए वार्तिककार ने वार्तिक बनाया।
और उसके बाद भाष्य लिखा गया उन दोनों की उसको पूरा करने के लिए। इसलिए यह व्याकरण मुनित्रय व्याकरण कहा जाता है, 3 मुनियों का व्याकरण है। जी हाँ हाँ, तीनों के विचार सम्मिलित हैं। जी जिनका सवाल हो जाता है वो कृपया हाथ नीचे कर लीजिए कीजिए और रीड भी कर लीजिए। जी जी। अगला प्रश्न है अभिजीत मंसाले जी का। हाँ, री और ऋलु ये जो है इसका जी, फिर अगर ये सवर्ण है यानी इसका उच्चारण स्थान एक ही बन गया या फिर अभी जैसे मूर्धा और दंता अलग अलग है वैसा ही? बिल्कुल अलग अलग है इनका उच्चारण स्थान। हाँ अलग अलग यहाँ पे, लेकिन ये वार्तिक के अनुसार फिर मैं वो समझ में नहीं आया वो नीचे वाला। अरे वार्तिककार ये कह रहे हैं कुछ विशेष स्थल के लिए इनकी सवर्ण संज्ञा हमें कहनी पड़ेगी, कहीं पर इन्हें संधि इत्यादि कार्य करने हैं, तो उसके लिए उन्होंने सवर्ण संज्ञा स्पेशल रूप से कही है, पर उनका उच्चारण स्थान आपको अलग अलग मानना पड़ेगा क्योंकि वह वैसा अनुभव में आता है। हाँ। इसलिए जी जी। सवर्ण यानी दोनों भी एक ही क्या? सवर्ण यानी दोनों भी एक ही वर्ण है? हाँ, सावर्ण का सवर्ण संज्ञा का मतलब होता है दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होना चाहिए, तो वो सवर्ण संज्ञा कहे जाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। जी 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 शिक्षण जिज्ञासा। हाँ जी जी प्रणाम मैं हूँ ललित पंतोला। जी 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 जी। मैं कह रहा था ये ओम भैया, ये जो री और री के लिए जो वार्तिक की इन्होंने कंडीशन दी है, हाँ। ये केवल री और रू के ही संदर्भ में है कि नहीं औरों के भी, या केवल इन दोनों के ही लिए ये अलग है? केवल इन्हीं के लिए स्पेशल है ये, और किसी के लिए भी नहीं है कुछ भी। समझ गया। और सब जो अलग अलग दर्शा रखे हैं इसी तरीके से। तो इनका कोई आगे कुछ कार्य करना रहा होगा इनको इन सूत्रों से, इसलिए इनको करना पड़ा होगा शायद। यह बात आपको उरण रपरह सूत्र पर समझा देंगे, वहां पर इसका अच्छा, कार्य आएगा, जो तवलकार धन्यवाद, हो गया। प्रयोग है वहां पर ये आ जाएगा। जी हो गया मेरा काम, धन्यवाद। जी अभिजीत जी हाथ नीचे कर लीजिए और ये 54D4A भी समथिंग है, वो म्यूट कीजिए जब से आप म्यूट नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल है राजमणि उपाध्याय जी का। महादेव भ्राता। जी जी महादेव बोलिए। ये मेरा एक प्रश्न ये है कि अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों का उच्चारण नासिका से हो रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? हाँ जी। दोनों में अंतर ये है कि अनुनासिक तो स्वरों का धर्म है एक, आपने वो भेद में पढ़ा होगा, स्वरों का एक भेद अनुनासिक और अनुनासिक होता था। हाँ। और ये अनुस्वार है, यह स्वतंत्र वर्ण है, अयोगवाह आप इसे समझें। ये अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है, ये अच का धर्म नहीं है, ये समझ लेना। अच्छा। ये अच का धर्म नहीं है, अनुनासिक अच का धर्म होता है। वो केवल अचों का धर्म होता है, व्यंजन वर्णों का नहीं होता। हाँ कौन सा के अनुस्वार? अनुनासिक। हाँ कुछ व्यंजनों का भी होता है, मैंने ये भी पिछले क्लास में आपको बताया था। हाँ वो कुछ व्यंजनों का भी होता है। तो ये भाई साहब जानेंगे कैसे कि कौन सा ये किसका वो अचों का होता है, कहाँ व्यंजनों का होगा, ये कैसे हम जानकारी करेंगे? हिमेश रेशमिया का जो उदाहरण दिया था आपने कल, जी जी, उनका तो एक नासिका दोषी है, वो कोई किसी भी गाने को नाक से ही गाता है वो। हाँ वो तो अब क्या हाँ, तो अब कहाँ पे झलक दिखलाजा या झलक दिखलाजा होगा, इसका निराकरण या इसका निदर्शन कैसे करेंगे? इसका निदर्शन के लिए देखो, वह कोई भी स्वर है वो दो तरीके का होगा, एक तो वो अनुनासिक हो सकता है और दूसरा अननुनासिक हो सकता है। अनुनासिक का मतलब वह चंद्र बिंदु युक्त अर्थात अ ई उ इस तरीके से हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है उसकी, या वो अननुनासिक हो सकता है, निरनुनासिक। ठीक है। अच्छा, स्वरों के साथ साथ यह अनुनासिक धर्म है, कुछ व्यंजनों का होता है। आप अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र पर पढ़ोगे
के वहां पर आया हुआ है कि य व ल द्विधा, य व ल भी दो दो तरीके के होते हैं, हाँ जी, अनुनासिक और अनानुनासिक भेद से। ठीक है। तो वहां भी य व ल ल इस तरीके से दिया हुआ है। तो यह क्या है कि कुछ इसलिए मुखनासिका वचन नासिका सूत्र में अच की अनुवृत्ति नहीं है, वहां वर्ण सामान्य की संज्ञा की गई है। अच्छा, तो मुखनासिका से स्वर उच्चरित हो सकता है, ऐसे ही य व ये कुछ व्यंजन भी उच्चरित हो सकते हैं। और इनके अलावा यदि किसी दूसरे का हम प्रयोग करें तो गलत माना जाएगा। कौन से का? इनके अलावा, अचों के अलावा और यवला या व, इनके अलावा और कोई अनुनासिक है नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल यही होंगे, अनुनासिक और अनानुनासिक दो तरीके के मिल सकते हैं। और यदि वो कोई कंडीशन पर निर्भर करेगा प्रयोग की पर कि वह किस प्रकार का है, वहां पर उसको देख करके हम समझ लेंगे कि हाँ ये इस तरीके का है। तो कुल मिला के व्यवहार से जानकारी प्राप्त हो सकती है इसका। हाँ, व्यवहार से, बिल्कुल व्यवहार से ज्ञान हो सकता है। यस यस यस, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है, महादेव महादेव जी। अगला प्रश्न संपत जी का है। राजमणि जी हाथ नीचे कर लीजिएगा। नमस्ते महोदय। जी जी नमस्ते जी। तन्मिथः इति पदस्य अर्थं किं भवति? किं किं? तन्मिथः? तन्मिथः तयोः मिथः, मिथः अर्थात परस्परम, तत्र मूले उक्तम। अस्तु 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 महोदय, मूल में दिया हुआ है, आपने स्लाइड में देखा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, अस्तु महोदय। हाँ बिल्कुल, आपको दिखाते हैं, स्लाइड भी एक बार पुनः देखिएगा ध्यान से। हमने मूलार्थ को जरूर यहाँ पर स्पष्ट किया है कि हमारे कोई भी अध्येताओं को कोई समस्या न हो, अतः ये मूलार्थ अवश्य स्पष्ट हम करते हैं। तो ये है यहाँ पर, ये देखिएगा, तन्मिथः, तन्मिथः तयो परस्परम। तयो परस्परम इत्यत्र वर्णानां सावर्ण्यं वा स्थानानां सावर्ण्यं वा? तयो अर्थात यस, तो तयो से यहाँ पर किस किसका ग्रहण करना है? तयो इत्यनेन यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सावर्ण्यं भवति। सावर्ण्यम् इत्युक्ते कंठादि स्थानम, यथार्थ कंठादि स्थानम तुल्यम है, कंठादि स्थानम तुल्यम भवति, आभ्यंतर प्रयत्नस्य तुल्यम भवति। ययोः द्वयोः वर्णयोः कंठादि स्थानम तुल्यम तथा अभ्यंतर प्रयत्नस्य तुल्यम भवति, तदा परस्परम सवर्ण संज्ञा भवति। वर्णयोः अस्तु 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 महोदय। वर्णयोः, जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक ये जो आप 5D4 बोल रहे थे, उनका भी प्रश्न है, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, उनको ले लीजिएगा। हाँ, उनका भी हाथ जोड़ दिया। अगला श्याम सुंदर जी का है। संपत जी हाथ नीचे कर लीजिएगा। श्याम सुंदर जी। बड़े भैया प्रणाम करता हूँ। हाँ महादेव महादेव, बोलिए। बड़े भैया मेरा प्रश्न ये था, ये हमारे प्रकार की हो गई थी और ली 12 प्रकार की। जी जी जी, तो दोनों की सवर्ण संज्ञा होने के अनुसार तो इस प्रकार हो गया। आगे बताया जाएगा इस बात को अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में, यह बात आगे बताई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 30 प्रकार का, मैंने 30 प्रकार इसके आगे बताई जाएगी आपको अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में। वहां तक का इंतजार करिए, वो आएगा वो प्रसंग। जी जी, अच्छा, बस ठीक। प्रणाम करता हूँ। महादेव जी। अगला प्रश्न है ज्योति श्रीवास्तव जी, ग्वालियर से। जी जी नमस्ते। मेरा प्रश्न है, ये वकारस दंतोष्टम लिखा हुआ है, तो इसमें एक ही अक्षर आएगा वका? हाँ, व, केवल ओनली ऑन व। अच्छा, एक और प्रश्न है, ए दही को लिखा है, तो दही में आई क्यों नहीं लिखा? एक ही आई मात्रा द अक्षर क्यों लिखा है, उसको क्यों लिखा है? हाँ, इसको थोड़ा आपको ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा। एत इत को एत और अत, हाँ ये दो वर्ण मिले हुए, तकार को दकार होकर के ए दई तो हो, ऐसा हो गया है यहाँ पर उच्चारण। और बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आपको जी तैयार हो गए होंगे अब तो ये उच्चारण स्थान।
हाँ सर। बिल्कुल। तो जी और एक दो और प्रश्न है आचार्य जी। हाँ हाँ आगे बढ़े, हाँ बताइए जी। आपका नाम 54D 4DB 7C। हाँ भैया आपने क्या? आएंगे रुकिए। प्रणाम भाई साहब। हाँ जी, महादेव महादेव। अंकित बोल रहा हूँ नरवर से। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सवर्ण संज्ञा करने की जरूरत ही क्या पड़ी यहाँ पर? सवर्ण संज्ञा करने की जरूरत यह है कि जब तक हम सवर्ण नहीं बताएंगे ना, तो जैसे इको एणची इत्यादि आगे पढ़ेंगे जब संधि में हम, तो वहां ई के स्थान पर यह करते हैं। तो ई के स्थान पर जो हमने यह किया, क्यों किया हमने, और कुछ क्यों नहीं कर दिया? या वरल में से कुछ भी कर सकते थे चारों में से। ठीक है। तो ई के स्थान पर यह इसलिए होता है क्योंकि उनके उच्चारण स्थान तुल्य मिलते हैं। अन्यथा तो क्या होगा कि अव्यवस्था फैल जाएगी। तो जो जिसके उच्चारण स्थान तुल्य होगा, अभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होगा, तभी वो सवर्ण कहलाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए ये जरूरत है सवर्ण संज्ञा की। ये सभी जो संज्ञा प्रकरण में कहा जा रहा है, इस सब की आवश्यकता संधि प्रकरण के लिए है। आप हमेशा याद रखना, संधि में हर किसी का ये बताया गया है उपयोग, ठीक है ना? जी जी जी। चलिए चलिए फिर आगे बढ़े। जी एक आखिरी प्रश्न है आदित्य जी का। आदित्य जी। हाँ जी महोदय, विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? क्या लिखा है इसमें? कंठ लिख दिया है ना? हेलो। हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी इसमें कंठ लिखा हुआ है। हालांकि शिक्षा आपके लिए, और एक और बात बता दें, जब आपने पूछे ही लिया तो कि विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन वास्तव में जो शिक्षाकार है ना, पाणिनि शिक्षा इत्यादि, उन्होंने इनका जो है सभी अयोगवाहों का उच्चारण स्थान क्या माना है कि जिसके बाद ये आएंगे वही इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। जैसे अ के बाद आया तो कंठ है, ई के बाद आया तो तालु हो जाएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान। और ऊ के बाद आए स्थान भागी बताया गया है। पर ये बात आपके लिए इसलिए बता दी है कि समझे रहे हैं हाल फिलहाल, इतने से ही उनका प्रयोजन है बस संधि के अंतर्गत। ठीक है जी जी। तो आगे बढ़े। एक और हाथ आगे। वाला जब बता रहे थे उस समय मेरा जरा आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही, दोबारा से बोलें। आप बता रहे थे कि यह म अंग वाला जो बता रहे थे ना। जी जी जी। तो उसे एक और बार बता दीजिए। उस समय क्या जो नासिका सब में कॉमन है ऐसा आप कुछ बोल रहे थे, वो मैं सुन नहीं पाया उस समय। अच्छा, यमगण नानम नासिका च में ना? जी जी जी। हाँ वही है कि नासिका तो उच्चारण स्थान इन सबका कॉमन है ही, इन सबका। और साथ में ये अपने जिस वर्ग में आए हैं, जैसे मान लो कि यहाँ आ गया च वर्ग में, तो इसके दो उच्चारण स्थान हो गए, नासिका भी और तालु भी। और म आ गया प वर्ग में, तो इसका नासिका के साथ साथ ओष्ठ स्थान हो जाएगा, मतलब ये दो उच्चारण स्थान हो जाएगा। समझ गए ना? ये है इसका मतलब, इनके दो हैं। तो चलिए अब आगे की स्लाइड पर थोड़ा बढ़ते हैं। जी। कुछ अनुस्वार और अनुनासिक को किसी ने फिर पूछा है कमेंट बॉक्स में। अरे अभी बता देंगे, इनकी तो जगह जगह चर्चा आएगी है। हाँ ठीक है ठीक। हाँ जगह जगह चर्चा आएगी। और दोबारा पूछ रहे हैं, एक बार या तो दोबारा वीडियो रिवर्स देख लेनी, दोबारा फिर बता देंगे। हाँ। अब आइए आभ्यंतर प्रयत्नों की तरफ बढ़ा जाए थोड़ा सा। आभ्यंतर प्रयत्न भी दो प्रकार का होता है।
है ना। वो आभ्यंतर प्रयत्न दो प्रकार का नहीं, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्नों में जो यत्न शब्द यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, यत्न दो तरीके का होता है। सबसे फर्स्ट आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। तो ये यत्न क्या चीज है मित्रों, कि वर्णोच्चारण करने में हमें कुछ यत्न करना पड़ता है। वो यत्न दो तरीके का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। शब्द से कुछ स्पष्ट हुआ आभ्यंतर और बाह्य से? आभ्यंतर का मतलब यह हुआ कि शब्द उच्चारण से पूर्ववर्ती जो यत्न है वो आभ्यंतर कहलाएंगे, और जो शब्दोत्पत्ति को अंतिम रूप देते हैं, लास्ट स्टेज पे खड़ा करते हैं, वो ऐसे को बाह्य यत्न कहा जाता है। तो इस तरीके से ये यत्नों के दो विभाग किए गए। आभ्यंतर प्रयत्न को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी आपने पढ़ा जब सवर्ण संज्ञा चल रही थी कि जिनके कंठादि अर्थात तुल्यास्य अर्थात कंठादि स्थान जिनके तुल्य होंगे, तालवादी स्थान, और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके तुल्य होंगे, उन्हीं की सवर्ण संज्ञा हो पाएगी, औरों की नहीं हो पाएगी। अब तो जानना पड़ेगा ना कि आभ्यंतर प्रयत्न की आवश्यकता यही है, सवर्ण संज्ञा में ये यूज होते हैं। तो अब प्रश्न उठा के किसका क्या अभ्यंतर प्रयत्न है, तो आपके सामने कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं कि किसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है। आप इन्हें बस ध्यान से देख लीजिए, किसका क्या अभ्यंतर प्रयत्न। तो देखिए वहां पर एक पंक्ति लिखी हुई है आपके पुस्तक में, आद्य। आद्य मतलब वो जो दो हैं, सबसे फर्स्ट नंबर का ये और सेकंड नंबर का ये, इनमें आद्य अर्थात पहले नंबर का जो है जिसे कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, वो 5 प्रकार का, पंचधा अर्थात वो 5 प्रकार का है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। स्पृष्ट, थोड़ा वहां संधि युक्त लिखे हुए हैं आपकी किताब में, हमने आप लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग लिख दिया है। तो सबसे पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा विवृत, पांचवा संवृत। इतने भेदात मतलब इतने 5 प्रकार के भेद से, ये 5 भेद है। तो ये 5 प्रकार का होता है। और प्रश्न होता है कि ये जो स्पृष्ट है ये जो 5 हैं ये किन किन वर्णों के होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, उसको एक एक करके यहाँ पर कहा गया है कि तत्र स्पृष्टम अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है कि स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का होता है। कहा जी ये स्पर्श होते कौन है, स्पर्श किनको कहा जाता है? तो आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं, ये सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। ये 25 वर्ण जो क से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं ये स्पर्श हैं। यदि हम इनमें से किसी का भी आपसे अभ्यंतर प्रयत्न पूछें तो आप बताइएगा कि इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है। और ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, यवर ल का ईसत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है। आपको ये थोड़ा पंक्तियों को ध्यान में रखना होगा। ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्म मतलब ये शाह है, इनका ईसद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है। और विवृतम स्वराणाम, और स्वर वर्णों का क्या है, यह विवृत प्रयत्न है। इन स्वर वर्णों का जब आपसे इनमें से किसी का भी पूछ लें प्रयत्न, तो आपको क्या करना चाहिए, इनका जो है आभ्यंतर प्रयत्न बताना चाहिए विवृत। जैसे हमने पूछा अ का क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए विवृत। हम पूछे ए का क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए विवृत। अब ऐसे हम पूछे इसमें ट का क्या है, तो ट देखो यहाँ आया हुआ है, तो इस ट का आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये इसका ना इसकी ये है स्पृष्ट। हम पूछे कि ल का क्या है, तो आपका क्या उच्चार होना चाहिए, ल यहाँ है तो इसका है ईसत स्पृष्ट। इसी तरीके से आप तैयारी कर लेना। और ये लास्ट का जो 5वां नंबर का है, ये समृद्ध विपरीत का कुछ झगड़ा, इसको हम आपको बताते हैं कल की क्लास में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। बाकी अब व्याख्यान होगा कल, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए प्रश्नों को। थोड़ा आप साथ थोड़ा समय हो गया है, कल कुछ प्रश्न लेते हैं आप लोगों के। आपको करना क्या है, हम किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे आपसे, पूछे ट, तो आपका तुरंत उत्तर होना चाहिए बेटो मूर्धा, ट का मूर्धा है। हम आपसे पूछे प, उच्चारण स्थान बताइए, तो आपका क्या होना चाहिए उच्चारण स्थान, सोच के, अरे उपपद्वनियानाम ओष्ठम, इसका ओष्ठ उच्चारण स्थान है। आपको प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान तैयार होना चाहिए। अभी आभ्यंतर प्रयत्न बताए, आभ्यंतर प्रयत्न तैयार होने चाहिए। ये दोनों आवश्यक है आपको संधि सीखने के लिए।
इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन दोनों को आप थोड़ा अभ्यास करके लाइएगा, और फिर एक आध दिन आप लोगों का थोड़ा टेस्ट वगैरह भी लेने की कोशिश करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कितना आ रहा है। तो ये भी थोड़ा हमें पता चलना चाहिए आप लोगों के माध्यम से। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है जी आचार्य जी। चलिए तो शांति मंत्र कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।